गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज एचएपी का पहला क्लास है हमारा ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का। क्लास डिस्कस करने से पहले मैं चाहूँगा कि आप लोगों को थोड़ा सा मैं ये डिस्कस करूँ कि हमें अपने एचएपी के पेपर में क्या क्या चीज़ें करनी हैं और क्या क्या चीज़ें नहीं करनी हैं। तो सबसे पहला काम जो है हमें ये करना है कि जो हमारी मानव रचना और क्रिया शरीर का सब्जेक्ट है, इसमें जितने भी क्वेश्चन आते हैं लॉन्ग टाइप या शॉर्ट टाइप, ठीक है, मल्टीपल की बात नहीं कर रहा हूँ, एमसीक्यू की बात नहीं कर रहा हूँ, फिलिंग द ब्लैंक्स की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक, और ना ही मैं मैच करने वाले की बात कर रहा हूँ, इन तीन की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ जो मेरे क्वेश्चंस होते हैं लॉन्ग आंसर और शॉर्ट आंसर। मैं इन क्वेश्चंस की बात कर रहा हूँ जो कि हमें 2 पेज, 1 पेज, 3 पेज, 4 पेज में लिखने होते हैं, उनकी बात कर रहा हूँ। तो इसमें क्या करना है हमें कि सबसे पहले एचएपी में आपको डायग्राम बनाने ही बनाने हैं। आप जितना ज़्यादा डायग्राम बनाएंगे आपकी कॉपी उतनी ही ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखेगी। दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट ये है कि आप जो लिखते हैं उसको रेखांकित करें या उसको आप हाईलाइट करें, ठीक है। अगर आप कोई चीज़ लिखते हैं, जैसे एक वाक्य में लिखता हूँ कि कोशिका हमारे शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। अगर ये हमारा सेंटेंस है कि कोशिका हमारे शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है, तो हमें ये ध्यान देना पड़ेगा कि जो मेन हमारा पॉइंट है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, उसको हम हाईलाइट करें, उसको रेखांकित करें, ठीक है। ये काम हमको करना है। तीसरा काम क्या करना है कि हम अपनी चीज़ों को, अपनी बात को, एक्सप्लेनेशन को हम फ्लो चार्ट में लिखें या पॉइंट वाइज लिखें। 1, 2, 3 इस फॉर्म में लिखें, या इसको स्टार से भी हम दिखा सकते हैं जैसे कि हमने दिखाया है, ठीक है। आजकल बहुत ट्रेंडिंग चल रहा है हैशटैग से भी दिखा सकते हैं, ठीक है। कहने का मतलब कि हमको अपनी बात जो करनी है वो हमको पॉइंट वाइज करनी है और हाईलाइट करना है, और सबसे ज़्यादा हमको डायग्राम बनाना है, ठीक। चौथी चीज़ क्या है कि अगर आपके पास टाइम पर्याप्त है तो आप अपना पेपर सेक्शन ए से स्टार्ट कीजिए। लगता है आपको कि आपको सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं तो सेक्शन ए से स्टार्ट कीजिए, फिर सेक्शन बी पे जाइए, ठीक, फिर सेक्शन सी पे जाइए, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन आ रहे हैं तब, ठीक। सेक्शन ए जो कि आपका होता है एमसीक्यू, मल्टीपल चॉइस, फिलिंग द ब्लैंक्स, मैच द फॉलोइंग, ठीक है, ये सेक्शन ए में आते हैं जो कि आपके 1-1 मार्क्स के होते हैं, ठीक। सेक्शन बी जो कि आपके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होते हैं,
शॉर्ट आंसर मतलब लघु उत्तरी, और सेक्शन सी जो होता है आपका दीर्घ उत्तरी, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, अगर आपको पूरा क्वेश्चन पेपर आ रहा है तो आप इसी सीक्वेंस में जाइए, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं कि जिनको कभी कभी कुछ क्वेश्चन नहीं आते हैं, यानी कभी कभी कुछ क्वेश्चन तो उनका कॉन्फिडेंस नहीं होता है। तो उस कंडीशन में क्या करना है, उस कंडीशन में आपको जो क्वेश्चन आ रहा है, चाहे वो सेक्शन ए का हो, ठीक है, सेक्शन बी का हो या सेक्शन सी का हो, तीनों में से किसी सेक्शन का है, तो जो आपको सबसे ज़्यादा आ रहा है, जो आपके लिए लगता है क्वेश्चन कि ये मेरे लिए बहुत इजी है, मैं इसको पूरा लिख सकता हूँ, आप स्टार्ट कीजिए उस क्वेश्चन से। यानी कि आपको अगर क्वेश्चन नंबर 7 पहले आ रहा है तो आप आराम से लिखिए सेक्शन बी क्वेश्चन नंबर 7 और अपना आंसर आप लिखते जाए। ठीक, पॉइंट वाइज करके, हैशटैग करके या स्टार लगा के आप इसको लिखते जाएं, और साथ ही साथ उसका यहाँ पे आप डायग्राम बनाएं। ठीक, अगर आप इतना काम करते हैं, अगर आप इतना काम कर लेते हैं, तो मैं आपको ये गारंटी देता हूँ कि बाकी लोगों से आपके नंबर हमेशा 2, 4, 6, 10 नंबर ज़्यादा ही रहेंगे, कम नहीं होंगे। ठीक है, अब आते हैं हम अपने मेन सिलेबस पे। उम्मीद है कि आपको कॉपी लिखने का तरीका समझ में आया होगा और ये आपके लिए बेनिफिशियरी होगा, बेनिफिशियल होगा। ठीक है, अब हम आते हैं अपने मेन सिलेबस पे। तो ह्यूमन एनाटॉमी फिजियोलॉजी में मानव शरीर रचना और क्रिया में हमको क्या पढ़ना है, तो हमारा टॉपिक है, पहले हमको पढ़ना है सेल यानी कोशिका, फिर इसके बाद पढ़ना है हमको ऊतक यानी टिश्यूज़, ठीक है, उसके बाद हमको पढ़ना होता है सिस्टम। ठीक, ये सिस्टम क्या होता है, सिस्टम आपका अभी आएंगे आगे, सिस्टम आपका कई अंगों से मिलकर बना होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि अगर हम डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करते हैं, पाचन तंत्र की, मान लेते हैं कि हम पाचन तंत्र की बात करते हैं, तो हमारे पाचन तंत्र के अंदर हमारा स्टमक आता है, हमारा लीवर आता है, हमारा गॉल ब्लैडर आता है, हमारी इंटेस्टाइन्स आते हैं। ठीक है, ये अलग अलग जो हमारे अंग हैं वो एक सिस्टम के अंदर आते हैं। तो हमें इन सिस्टम्स, जो भी सिस्टम हमारे हैं शरीर के, तंत्र जो भी हैं, उसके अंगों के बारे में पढ़ना है। ठीक, अब अंगों के बारे में पढ़ने के लिए हमको 2 चीज़ें पढ़नी होती है, एनाटॉमी जिसको हम कहते हैं संरचना, कि उसकी बनावट कैसी है। ठीक, और दूसरा फिजियोलॉजी, इसको हम बोलते हैं क्रिया विज्ञान। ठीक, सपोज कीजिए कि हम स्टमक के बारे में पढ़ रहे हैं, तो स्टमक की एनाटॉमी क्या होगी, यानी कि उसकी संरचना क्या होगी। तो हम क्या करते हैं, एक डायग्राम बनाते हैं, ठीक है। अब ये हमारा स्टमक जो है, उदर जो है, इसके बारे में हम पूरा एक्सप्लेनेशन देते हैं कि ये हिस्सा जो है इसको हम बोलते हैं स्टमक, इसके ऊपर का हिस्सा किससे कनेक्ट होता है, ईसोफेगस यानी कि आहार नाल से। ठीक,
नीचे का हिस्सा जो है हमारी आंतों से कनेक्ट होता है, इस हिस्से को हम बोलते हैं ड्यूडेनम। ठीक, अब ये जो पूरा हिस्सा है इसकी पूरी बनावट कैसी है, नीचे का हिस्सा किससे जुड़ा हुआ है, ऊपर का हिस्सा किससे जुड़ा हुआ है। ठीक है, इसकी जो ये दीवार है, ये जो भित्ति है, इसकी मोटाई क्या है, इसका व्यास कितना है, ठीक है, इसका आकार कितना है, यहाँ से लेके यहाँ तक इसका आकार कितना है, साइज क्या है। ठीक, तो इन सब के बारे में अगर हम इसकी पूरी व्याख्या करते हैं तो वो हिस्सा हमारा हो जाता है एनाटॉमी का। ठीक, अब बात करते हैं कि स्टमक काम कैसे करता है, यानी कि जो हमारा फूड यहाँ पहुँचता है, जो हमारा आहार इसके पास पहुँचता है, तो ये टूटता कैसे है, इसका डाइजेशन कैसे होता है, पाचन कैसे होता है। पाचन कैसे होगा, अगर उसकी व्याख्या करते हैं तो उसका हम कहते हैं कि वो उसकी फिजियोलॉजी है। ठीक है, तो अब हमको डिस्कस करना है अपने शरीर के बारे में कि हमारे शरीर के संगठन क्या है, यानी कि हमारा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ह्यूमन बॉडी क्या है, उसको डिस्कस करते हैं। ये हमारा क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, ये अक्सर बोर्ड एग्जाम्स में पूछता है आपके, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ह्यूमन बॉडी। आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर पूछता है कि ह्यूमन बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन क्या है, यानी कि संगठन कैसा होता है। ठीक, तो अब देखिए हम संगठन का मतलब क्या समझते हैं कि संगठन का मतलब होता है छोटी छोटी चीज़ें मिलके एक बड़ा आकार ले ले, उसको हम संगठन कहते हैं। सपोज़ कीजिए कि किसी का घर बनना है, ठीक है, ये हम सपोज करते हैं किसी का घर है। घर आप कैसा भी बना सकते हैं, ठीक, लेकिन बनाने की ज़रूरत नहीं, ये मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, इसको एग्ज़ाम में आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो घर बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। घर बनाने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए ईंट, ठीक, इसके बाद चाहिए हमें रेत, इसके बाद चाहिए हमें सीमेंट, इसके बाद चाहिए हमें सरिया या छड़, इसके अलावा चाहिए हमें पानी, ठीक, इसके बाद चाहिए लकड़ी। ठीक है, लगभग इन चीज़ों की ज़रूरत होती है, जिसको हम रोड़ी कहते हैं या बजरी कहते हैं या गिट्टी कहते हैं, वो चाहिए। ठीक है, ये समझने के लिए है, आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है ये चीज़, ख़ास तौर से एग्ज़ाम में। तो इन चीज़ों से मिलकर हमारा क्या बनता है, घर। ठीक, अब देखिए होता क्या है, एक घर बनाने के लिए हम ये चीज़ें रेत, सरिया, सीमेंट, पानी, लकड़ी, गिट्टी, इन चीज़ों को क्या करते हैं, हम इसका एक अनुपात में मिक्सर बनाते हैं और उस मिक्सर से हम ईंटों को जोड़ना शुरू करते हैं। तो सपोज़ कीजिए कि इसका मिक्सचर बन गया और हमने दीवार बनाना शुरू किया। ठीक है, तो ये दीवार क्या है, ईंट, रेत, सीमेंट, सरिया, पानी, सरिया नहीं खैर, लेकिन फिर भी सरिया भी आ जाता है। तो ये दीवार क्या है, इन सब चीज़ों से मिलके बनी हुई है। ठीक, लेकिन इस दीवार में अगर आप देखें तो हमने कुछ चैम्बर बना रखे हैं जो कि ईंट के बने हुए हैं। ठीक, ये ईंट के बने हुए चैम्बर हैं।
तो इन ईंटों को हम बोलते हैं ब्लॉक। क्या बोलते हैं? ब्लॉक। शरीर के संदर्भ में या जब हम शरीर की बात करते हैं, अपने बॉडी की बात करते हैं, तो बॉडी में हमारा जो ब्लॉक होता है, यानी कि जिससे मिल के बना है, संरचना जिससे मिल के बनी है, यहाँ वो ईंट होती है। और हमारे शरीर में ये जो ब्लॉक है, इस ब्लॉक को हम बोलते हैं सेल्स या कोशिका। क्या बोलते हैं? सेल्स या कोशिका। अब देखिए, ये बहुत सारे ब्लॉक मिलके क्या बनाएंगे? एक दीवार। ठीक है, बहुत सारे ब्लॉक मिलके क्या बनाए हैं? एक दीवार। ठीक है, तो जब बहुत सारी कोशिकाएं मिलेंगी तो वो क्या बनाएंगी? टिश्यू या ऊतक। ठीक, टिश्यू या ऊतक। और बहुत सारी दीवारें मिलके क्या बनाएंगी? जैसे मान लीजिए एक दीवार ये है, दूसरी ये है, तीसरी ये है और चौथी ये है। ठीक, 4 दीवारें हो गई। 4 दीवार मिलके क्या बनाई? एक कमरा। 1 2 3 और सामने 4 दीवारें मिलके बनाई क्या? एक कमरा। यानी कि सेल से क्या बना? टिश्यू। यानी कि ईंट से क्या बनी? दीवार। दीवार से क्या बनेगी? अब कमरा। यानी कमरा क्या होगा हमारा? अंग, ऑर्गन। यानी जब एक से ज़्यादा सेल्स आपस में मिलेंगे तो क्या बनाएंगे? टिश्यू। एक से ज़्यादा टिश्यूज आपस में मिलेंगे तो क्या बनाएंगे? ऑर्गन। और एक से ज़्यादा ऑर्गन अगर एक साथ मिलते हैं तो वो बनाएंगे सिस्टम, यानी तंत्र। ठीक, जैसे एक ईंट, इसको अगर हम सेल मान लें यहाँ पे, ठीक, तो बहुत सारी सेल्स मिलके क्या बनाएंगी? ये हमारी टिश्यू यानी दीवार। ठीक है, और ऐसे ही बहुत सारे टिश्यूज़ मिलके क्या बनाएंगे? हमारा रूम, कमरा या फिर ऑर्गन। और बहुत सारे कमरे मिलके क्या बनाएंगे? एक घर बनाएंगे। ठीक है, यानी कि एक सिस्टम बनाएंगे। तो हमारा शरीर कैसे बना होता है? हमारा शरीर कोशिकाओं के मिलने से बनाता है। कोशिकाएं एक साथ मिलकर क्या बनाती हैं? ऊतक। ऊतक एक साथ मिलकर बनाते हैं क्या? अंग। अंग एक साथ मिलकर क्या बनाते हैं? पूरा सिस्टम। और सिस्टमों का मिलना हमारा क्या होता है? शरीर बनता है। ठीक, अब बात करते हैं क्या क्या होता है हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन में? सेल्स यानी कोशिकाएं, ठीक है, बहुत सारी कोशिकाएं मिलकर क्या बनाती हैं? टिश्यूज यानी ऊतक। बहुत सारे ऊतक मिलकर क्या बनाएंगे? ऑर्गन। बहुत सारे अंग एक साथ मिलेंगे तो क्या बनाएंगे? तंत्र। और बहुत सारे तंत्र मिलेंगे तो क्या बनाएंगे? बॉडी या शरीर। ठीक है, तो हमारा ऑर्गेनाइजेशन कैसा होगा? कोशिकाएं मिलकर बनाएंगे टिश्यू, टिश्यू मिलकर बनाएंगे ऑर्गन, ऑर्गन मिलकर बनाएंगे सिस्टम और सिस्टम मिलकर बनाएंगे बॉडी। ठीक, अब देखते हैं, जब सेल की बात करते हैं तो इसको हम बोलते हैं सेल्यूलर लेवल। सेल्यूलर लेवल। ठीक है, अगर हम केवल कोशिकाओं के बारे में स्टडी करते हैं तो इसको बोलते हैं हम सेल्यूलर लेवल स्टडी, यानी इसको हम बोलते हैं साइटोलॉजी।
जहाँ कोशिकाओं का अध्ययन होता है उसको हम बोलते हैं साइटोलॉजी। जहाँ ऊतक के लेवल पे हम स्टडी करते हैं उसको हम बोलते हैं हिस्टोलॉजी। ठीक है, यानी हिस्टोलॉजी का मतलब सेलुलर लेवल के बाद टिश्यू लेवल, यानी हिस्टोलॉजी। ठीक, ऑर्गन के बारे में बात करते हैं। ऑर्गन लेवल, ठीक है, इसको हम बोलते हैं ऑर्गेनोलॉजी। जब सिस्टम के बारे में हम बात करते हैं तो सिस्टम का लेवल हो जाता है। ठीक, अब सिस्टम में बहुत सारे ऑर्गन हैं तो इनका कोई पर्टिकुलर नाम नहीं होता है सिस्टम के लेवल पे, लेकिन हम जब एक ऑर्गन की बात करते हैं, एक ऑर्गन के बारे में स्टडी करते हैं तो ऑर्गेनोलॉजी ही बोल देते हैं। ठीक, और जब शरीर के बारे में बात करते हैं हम तो शरीर को दो तरीके से हम डिवाइड करते हैं। पहला है एनाटॉमी और दूसरा फिजियोलॉजी। ठीक, अब इसके साथ हम लोग कुछ एग्जाम्पल देखते हुए चलते हैं। ठीक है, अगर हम सेलुलर लेवल में बात करें तो सेल्स के कुछ एग्जाम्पल हैं। सेल्स के एग्जाम्पल यानी कि हमारे जो तंत्रिका तंत्र का न्यूरॉन है वो एक सेल है। हमारे हड्डियों में एक सेल होता है। ठीक, न्यूरॉन्स, बोन सेल्स, ये एक हमारा एग्जाम्पल हो जाता है हमारे सेलुलर लेवल का। ठीक, टिश्यू लेवल पे हम देखते हैं तो एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है, या कनेक्टिव टिश्यू, संयोजी ऊतक। ठीक है, जब ऑर्गन के लेवल पे देखते हैं तो लीवर, हार्ट, ठीक है, गॉल ब्लैडर, किडनी, दीज आर द पार्ट्स ऑफ आवर सिस्टम। ठीक है, कोई भी सिस्टम में आपको इस तरीके के अंग मिल जाएंगे देखने को। सिस्टम की बात करें तो सिस्टम में हमारे बहुत सारे हैं, जैसे हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक, यानी श्वसन तंत्र। इसी तरीके से हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिसको हम बोलते हैं प्रजनन तंत्र। इसी तरीके से हमारा कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, जिसको हम बोलते हैं रुधिर परिसंचरण तंत्र। इसी तरीके से हमारा यूरिनरी सिस्टम, या एक्सक्रीटरी सिस्टम, इसको हम बोलते हैं उत्सर्जन तंत्र। ठीक, इसके बाद ठीक है, इसके बाद नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र। इसी तरीके से स्केलेटल सिस्टम, ठीक,
इसको हम बोलते हैं अस्थि तंत्र। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पूरे शरीर में कई अलग अलग सिस्टम होते हैं। किसी में आपको 9 मिलेगी, किसी किताबों में 10 मिलेगी, किसी में 11 मिलेगी, लेकिन एग्जैक्टली हमारे बॉडी में जो सिस्टम्स होते हैं अगर हम उसको बांटें नहीं, ठीक है, तो आपको हर जगह पे अलग अलग देखने को मिलेगा। किसी में 9, किसी में 10, किसी में 11। आप उनमें से कुछ मुख्य हैं: रेस्पिरेटरी श्वसन तंत्र, रिप्रोडक्टिव प्रजनन तंत्र, कार्डियोवैस्कुलर यानी कि रुधिर परिसंचरण तंत्र, यूरिनरी सिस्टम उत्सर्जन तंत्र, नर्वस सिस्टम आपके तंत्रिका तंत्र, स्केलेटल सिस्टम आपका अस्थि तंत्र। ये आपके कुछ इम्पॉर्टेंट सिस्टम हैं। ठीक, हम लोग एक एक करके इनको डिस्कस करते जाएंगे। और बॉडी के बारे में आप जानते ही हैं। ठीक, अब बात करते हैं हम कोशिकाओं के बारे में। सबसे पहले आते हैं कोशिका के बारे में। ये क्वेश्चन आपका आता है, इस क्वेश्चन को आप लिख सकते हैं, जितना बताया गया उतना लिखेंगे तो आपको करीब करीब 60-70% नंबर आपके आराम से मिल जाएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं कोशिका के बारे में। ठीक, सबसे पहले सन 1665 में एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था रॉबर्ट हुक। ये एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या किया था कि अपना एक माइक्रोस्कोप बनाया था, सूक्ष्मदर्शी। ठीक है, एक माइक्रोस्कोप बनाया था। माइक्रोस्कोप से एक उन्होंने कॉर्क जो होता है, ठीक है, कॉर्क की एक बहुत पतली बारीक परत काटी और उसको माइक्रोस्कोप के नीचे रखा, तो उनको कुछ इस तरीके से देखने को मिला। ठीक है, उनको कुछ इस तरीके से उसमें संरचना देखने को मिली। इस संरचना को ही इन्होंने सबसे पहले नाम दिया सेल, कोशिका। 1665 में रॉबर्ट हुक ने इस संरचना को अपने माइक्रोस्कोप से देखा और नाम दिया कि इस जो ये वाला संरचना है, इस संरचना को इन्होंने सबसे पहले नाम दिया सेल यानी कोशिका। तो कह सकते हैं कि सन 1665 में रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी। फिर धीरे धीरे आगे और भी इन्वेंशन होते गए, धीरे धीरे और भी खोज होने लगी। फिर इसका विस्तृत स्वरूप हमको देखने को मिला। 1965 में जब रॉबर्ट हुक ने इसकी खोज कर ली, ठीक, तो इसकी परिभाषा दी गई कि सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ बॉडी। यानी कि कोशिका क्या होती है, हमारे शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। ठीक, अब वहाँ से जब फिर आगे इन्वेंशन हुआ तो पता चला कि हमारी सेल्स दो तरीके की होती हैं। पहला है प्रोकैरियोटिक, सेल्स और दूसरा है यूकैरियोटिक सेल्स। ठीक, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स। प्रो का मतलब होता है पहला,
ठीक है, पहले या पहली। पूर्व या पहला, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारी प्रोकैरियोटिक सेल है, प्रोकैरियोटिक सेल्स हमारी पूरी तरीके से विकसित नहीं होती हैं, यानी इनका पूरा विकास नहीं हुआ होता है, विकास से पहले की चीज़ें हैं ये, ठीक है। अब पूरी विकसित नहीं होंगी तो उनमें क्या होगा, उनमें केंद्रक नहीं पाया जाएगा, उनमें केंद्रक एब्सेंट होगा, ठीक। जितने भी कोशिका अंग हैं जिनको हम सेल ऑर्गेनेल्स कहते हैं वो भी नहीं पाए जाएंगे, ठीक है। उनका जो डीएनए या आरएनए है उनका जो डीएनए है या आरएनए है उनमें से कोई एक ही मिलेगा, ठीक। डीएनए मिलेगा या तो आरएनए मिलेगा, या तो आरएनए मिलेगा या तो डीएनए मिलेगा, ठीक है। दोनों में से दोनों नहीं पाए जाएंगे, कोई एक ही पाया जाएगा, ठीक। तो ये तो बात हो गई हमारी प्रोकैरियोटिक सेल्स की, ठीक है। प्रोकैरियोटिक सेल्स में क्या होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स में हमारे पूरी तरीके से हमारा जो कोशिका है वो विकसित नहीं होता है, केंद्रक पूरी तरीके से विकसित नहीं होता है, कोशिकांग उपस्थित नहीं होते हैं, और जो उनका जेनेटिक मटेरियल है या जो हमारा डीएनए आरएनए है कोई उनमें से एक पाया जाता है। जबकि यूकैरियोटिक सेल्स क्या होती हैं कि ये पूर्ण विकसित होती हैं। यूकैरियोटिक सेल्स कैसी होती हैं, पूर्ण विकसित होती हैं। इनके अंदर केंद्रक जो होता है वो भी पूर्ण विकसित होता है, वेल डेवलप्ड होता है, ठीक। सारे कोशिकांग उपस्थित होते हैं, ठीक। इनमें क्या होता है, डीएनए और आरएनए दोनों पाए जाते हैं, डीएनए और आरएनए दोनों पाए जाते हैं, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं। एग्जाम्पल, जो हमारे ब्लू ग्रीन एल्गी होते हैं जिनको हम शैवाल कहते हैं या कवक शैवाल, ठीक। कुछ हमारे बैक्टीरिया होते हैं, विषाणु, ठीक है। ये हमारे प्रोकैरियोटिक की कैटेगरी में आते हैं, जबकि यूकैरियोटिक की कैटेगरी में जितने भी मैमल्स हैं, स्तनधारी हैं या फिर जीव हैं, बड़े जीव, वो हमारे यूकैरियोटिक की कैटेगरी में आते हैं। जैसे हम मनुष्य, ह्यूमन, ठीक है, हम उस कैटेगरी में आते हैं। जो मछलियां हैं या जिनको हम मछली, एक्वेटिक्स, जितने एक्वेटिक एनिमल्स वो इसमें आते हैं। जितने हमारे एम्फीबियस या उभयचर हैं, जितने उभयचर हैं जो जल में भी रहते हैं, थल पे भी रहते हैं, उनमें होती है। पक्षी जितने हैं, पक्षियों में, बर्ड्स में क्या होता है, यूकैरियोटिक सेल्स पाए जाते हैं, ठीक है। तो आज के लिए स्टूडेंट इतना। कल की क्लास में हम डिटेल में डायग्राम के साथ पढ़ेंगे कि यूकैरियोटिक सेल्स और प्रोकैरियोटिक सेल्स में क्या अंतर होता है। ये तो आपको समझने के लिए एक ब्रीफ था, ठीक। लेकिन कल की क्लास में हम पूरा डिटेल में डायग्राम से समझेंगे
कि यूकैरियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक सेल्स दोनों में फ़र्क क्या होता है, अंतर क्या होता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कल, तब तक अपना ख्याल रखिए।